हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल कक्षा दी क्लास। और आज हम पढ़ेंगे स्पर्श पाठ्य पुस्तक की पाठ संख्या 8 बड़े भाई साहब, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद जी का जन्म 13 जुलाई 1880 बनारस के लम्हे नामक गांव में हुआ और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 बनारस में ही हुआ। इनकी कहानियों की मुख्य बात यह थी कि कहानियों के नायक कोई भी आम इंसान होता था, जिसकी वजह से कहानियां बहुत रोचक बन जाती थी। इन्हें उपन्यास सम्राट या कथा सम्राट भी कहा जाता है। तो आरंभ करते हैं। बड़े भाई साहब। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद वह खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बना सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी तो 3 साल भी लग जाते। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। तो लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि इनके बड़े भाई 5 साल बड़े हैं, लेकिन सिर्फ 3 दर्जे अर्थात क्लास आगे। तो ऐसी कौन सी बात हो गई कि वे 2 दर्जे ही 3 दर्जे आगे रह गए, यानी दोनों के बीच में 2 का अंतर आ गया। अब उन्होंने कहा है कि बड़े भाई साहब जल्दबाजी से काम नहीं लेते थे, कभी कभी 2 साल नहीं तो 3 साल अर्थात वे फेल होते रहते थे, जिसके कारण वे पीछे पड़ गए। क्यों फेल हुए? उन्होंने कहा कि बड़े भाई साहब अपने शिक्षा की भवन, जो भवन का निर्माण करेंगे वो शिक्षा का भवन है, उसकी बुनियाद, उसके फाउंडेशन को बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रांग बनाना चाहते थे, जिस पर वो आलीशान, बहुत ही शानदार एक महल बना सके, एक बहुत ही बड़ा कैसल बना सके। और इसीलिए चाहते थे कि उस महल की जो बुनियाद है, फाउंडेशन है, वो पुख्ता होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि वे पायदार बन सके, मजबूत पांव वाले बन सके। आगे लेखक कहते हैं, मैं छोटा था, वे बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वे 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था, यानी उन्हें डांटना, उन्हें समझाना और उनकी निगरानी करना, उन पर नजर रखने का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था, जन्म से अधिकार था। और लेखक की शालीनता, उनकी हम्बलनेस, उनकी पोलाइटनेस इसी में थी कि वे बड़े भाई के हुक्म को कानून समझे। जो भी ऑर्डर बड़ा भाई दे वो छोटे भाई के लिए लॉ बन जाए। अब बड़े भाई का स्वभाव कैसा था? वे स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, अर्थात दिन भर पढ़ते रहते थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते थे। और कभी कभी शायद दिमाग को आराम देने के लिए कॉपी और किताबों के हाशियों, पन्नों, हाशियों यानी पेजेस, नोटबुक के पेजेस पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीर बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द, वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में यानी कैलीग्राफी में नकल करते थे। शेर यानी शायरी का शेर। कभी ऐसी शब्द रचना, कॉम्पोजिशन करते जिसमें ना कोई अर्थ होता और ना ही कोई सामंजस्य, बैलेंस, यानी कोई रिदमिक लाइंस नहीं होते। मसलन फॉर एग्जाम्पल, एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत, कॉम्पोजिशन देखी, स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधेश्याम, श्रीयुत राधेश्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा, कोशिश की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस ना हुआ। वह 9वीं 9th जमात क्लास में थे और मैं 5वीं जमात में था। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। छोटा मुंह बड़ी बात मुहावरे हैं। अब प्रेमचंद के ज्यादातर कहानियां मुहावरों से ही भरी पड़ी हुई हैं, तो इस कहानी में भी हम बहुत सारे मुहावरे देखेंगे। अब बड़े भाई की विशेषता क्या थी स्वभाव की? दिन भर पढ़ते थे, लेकिन जब दिमाग थक जाता था तो बहुत काम ऐसे करते थे जिनका पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं था। छोटा भाई ये समझ नहीं पाता था, उसे लगता था कि वो बहुत छोटा है, क्योंकि वो
5वीं क्लास में थे और बड़े भाई 9वीं क्लास में, 9th में। इसीलिए उनके किसी बात को कहना छोटा मुंह बड़ी बात, यानी किसी छोटे इंसान का या बच्चे का बड़ी बड़ी बातें करना है। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता, 1 घंटा किताब खोलकर बैठना पहाड़ था मुहावरा है बहुत ही मुश्किल काम। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उछालता, छोटे छोटे कंकरों से वो खेलता रहता। कभी कागज की तितलियां उड़ाता, जैसे बच्चे प्लेन बनाकर उड़ाते हैं पेपर से। और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या, कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद गए, कंपाउंड वॉल चढ़कर नीचे कूद गए, यानी बंक मार लिया। कभी फाटक पर सवार आगे पीछे उसे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। फाटक यानी कि गेट, बड़े बड़े जो गेट होते हैं उनके ऊपर खड़े हो जाते थे और दूसरे बच्चे उसे आगे पीछे करते थे, तो उन्हें लगता था जैसे वो कार पर मजे मार रहे हों। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। प्राण सूख जाना मुहावरा है बहुत डर जाना। रुद्र रूप बहुत ही गुस्से वाला रूप। रुद्र कहते हैं शिव जी को, शिव जी जैसे तांडव करते हुए बहुत भयंकर दिखते हैं, भाई साहब भी ऐसे समय बहुत भयंकर दिखते। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था, यानी छोटा भाई कुछ भी नहीं कहता था, वह चुप रहता था क्योंकि वह बड़े भाई का अदब करता था। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन, खामोशी यह कह देता कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है। यानी भाई के पूछने पर जब छोटा भाई कोई उत्तर नहीं देता था, तब बड़ा भाई ऐसा मान लेता था कि छोटे ने अपनी गलती स्वीकार ली है, उसने अपनी अपराध यानी क्राइम एक्सेप्ट कर लिया है और भाई साहब के लिए उसके सिवा यानी डांटने के सिवा कोई और इलाज न था कि स्नेह, प्यार से और रोष, गुस्से से मिले हुए शब्दों में मेरा यानी लेखक का सत्कार करे, उनको वेलकम करे। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ न आएगा, यानी एक शब्द नहीं सीख पाओगे। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है, हंसी खेल होना मुहावरा है मुश्किल काम कि जो चाहे पढ़ लो। नहीं, ऐरा गहरा नत्थु खैरा, फिर से मुहावरा, एक मामूली आदमी। सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते, एक्सपर्ट हो जाते। यहाँ दिन रात आंख फोड़नी पड़ती है। आंख फोड़ना मुहावरा, ध्यान से किसी चीज को पढ़ना बड़े मेहनत से, और खून जलाना पड़ता है। खून जलाना फिर से मुहावरा है, बहुत ज्यादा मेहनत करना, तब कहीं ये विद्या आती है। और आती क्या है, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान, एक्सपर्ट भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। उस जमाने की अंग्रेजी आजकल के जमाने के जैसे नहीं होती, कठिन होती थी, क्योंकि शुद्ध रूप में बोलना पड़ता था, अमेरिकन इंग्लिश नहीं चलता था। और मैं कहता हूं कि तुम कितने घोंगा बुद्धू हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते, लेसन नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूं, यह तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखते जाते देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी के मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, पास नहीं जाता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में, एक एक क्लास में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त बर्बाद करके पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम्हें उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। सड़ना रॉट हो जाना, यानी एक ही क्लास में रह रहकर सड़ गल जाओगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है, बर्बाद करनी है, तो बेहतर है, अच्छा है, घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो।
दादा यानी पिताजी, दादा की गाढ़ी कमाई फिर से मुहावरा है, मेहनत की कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो। अर्थात अगर तुम्हें नहीं पढ़ना, खेलना कूदना है तो पैसे बर्बाद मत करो, घर चले जाओ। मैं यह लताड़ डांट सुनकर आंसू बहाने लगता, जवाब ही क्या था, अपराध क्राइम तो मैंने किया, लताड़ कौन सहे। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, एक्सपर्ट थे। उपदेश की कला, उपदेश देना, किसी को अच्छी अच्छी बातें बताना, लेसन देना। ऐसी ऐसी लगती बातें कहना, लगती बातें दिल को चुभने वाली बातें, ऐसे ऐसे सूखती बाण चलाते। सूखती बाण चलाना फिर से मुहावरा है, लगती बातें भी मुहावरा है। सूखती बाण चलाना वो बातें करना जो दिल को एकदम तीर की तरह चुभो दे। मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाना मुहावरा है, दिल टूट जाना, और हिम्मत टूट जाना, हिम्मत हार देना। इस तरह जान तोड़कर यानी बहुत मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में नहीं पाता, और उस निराशा में, दुख में जरा देर के लिए, थोड़ी देर के लिए सोचने लगता क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के, मेरे हिम्मत के बाहर है, उसमें हाथ डालकर, हाथ डालना किसी काम को करना मुहावरा है। क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन इतनी मेहनत से तो मुझे चक्कर आ जाता। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते, यानी जो निराशा था कि मैं पढ़ नहीं सकता वो दूर हो जाता, और मैं इरादा करता, दिल मजबूत कर लेता कि आगे से खूब जी लगाकर, जी लगाना मेहनत, दिल से किसी काम को करना, पढ़ूंगा। चटपट इमीडिएटली एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा, कोई मैप बनाए, कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। यानी पढ़ना बहुत बड़ा काम है और उस काम को करने के लिए एक स्कीम बनाना पड़ेगा, और लेखक टाइम टेबल को वो स्कीम समझता है। टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती। वही लेखक जो बिना खेल कूद के जी ही नहीं सकता। प्रातःकाल 6 बजे उठना, टाइम टेबल आरंभ हो गया 6 बजे। मुंह हाथ धो, नाश्ता कर, पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, मैथमेटिक्स, 9 से 9:30 तक इतिहास, हिस्ट्री, फिर भोजन और स्कूल। क्योंकि स्कूल का अपना टाइम टेबल है तो उसमें खुद तो नहीं बनाएगा। स्कूल से आने के बाद फिर 3:30 बजे स्कूल से वापस आकर आधा घंटा आराम, थक जाएगा ना बेचारा। 4 से 5 तक भूगोल, ज्योग्राफी, 5 से 6 तक ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, वॉक करना, क्योंकि थोड़ा एक्सरसाइज भी तो करना पड़ेगा। 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कॉम्पोजिशन, फिर भोजन करके, डिनर करके 8 से 9 तक अनुवाद, ट्रांसलेशन, और 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, जनरल स्टडीज, फिर जाकर विश्राम। अब 6 बजे से टाइम टेबल आरंभ हुआ और 11 बजे तक वो चलता रहा। एक ऐसा बच्चा जो बिना खेल कूदे रह ही नहीं सकता, क्या वो ऐसा टाइम टेबल का अनुसरण कर लेगा, उसके अनुसार पढ़ लेगा? मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना, उसे फॉलो करना दूसरी बात है। पहले ही दिन टाइम टेबल की अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वह सुखद हरियाली, द ग्रीनरी, हवा के वो हल्के हल्के झोंके, ठंडी ठंडी ब्रीज, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वे दांव घात, वॉलीबॉल की वो तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात, अननोन और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती। कहाँ? मैदान में। और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। ठीक वैसे ही जैसे तारे जमीन पर बच्चा एग्जाम लिखने लगता है तो एग्जामिनेशन पेपर से नंबर ऊपर आ जाते हैं और ऊपर आकर उछलने कूदने लगते हैं, और बच्चा नंबर पर बैठकर स्पेस चला जाता है। ठीक उसी तरह हमारा भाई साहब जब पढ़ने बैठता तो फिर पढ़ाई के सामने उसे अपना स्कूल का जो खेल का मैदान था वो नजर आने लगता।
फुटबॉल नजर आता, वॉलीबॉल नजर आता, और उसे पता भी नहीं चलता कि किस अदृश्य ताकत ने, ओके, ऐसी कोई अदृश्य ताकत जो दिखाई नहीं दे रही उसे खींच कर ले गई, और वो भी अनिवार्य रूप से, कंपलसरी रूप से उसे खींच ले गई। और जैसे ही वह मैदान में जाता सब कुछ भूल जाता, वह आंख फोड़ पुस्तकें किसी की याद ना रहती, और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आना मुहावरा है, छुप छुप कर आना कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी, मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर, डांट फटकार खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार नहीं कर सकता था। अब इतनी मेहनत करना छोटे भाई के बस में था ही नहीं, क्योंकि उसे खेलने कूदने में मजा आता। जब वो टाइम टेबल का फॉलो नहीं कर सका, उसे अपना नहीं सका, तो वो बाहर चला गया खेलने कूदने। लेकिन भाई साहब का डर उसके मन में हमेशा रहता था, इसीलिए जब भी वो कमरे में आता था दबे पांव आता था। उसे ऐसा लगता था जैसे उसके सर के ऊपर एक तलवार है। भाई साहब ने देखी कि वह तलवार उसके ऊपर गिर गई, लेकिन इस बुरी हालत में भी उसने खेलना कूदना नहीं छोड़ा। सालाना इम्तिहान हुआ, सालाना इम्तिहान, एनुअल एग्जामिनेशन। भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया, और दर्जे में पूरे सेक्शंस में फर्स्ट आया, प्रथम आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया, मन में आया, भाई साहब को आड़े हाथों लूं। आड़े हाथों लेना मुहावरा है, सीधा सवाल जवाब करना। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूं। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई, और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार लज्जास्पद जान पड़ा। घाव पर नमक छिड़कना मुहावरा है, किसी दुखी इंसान को और दुखी कर देना। अच्छा बच्चा था, अच्छे घर से था, इसीलिए मन में बुरी बात आई, लेकिन वो कैसा लगा? लज्जास्पद लगा। उसे अपने ऊपर ही शर्म आई कि अपने बड़े भाई के लिए वो ऐसा सोच भी कैसे सकता है। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ, घमंड हुआ, और आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ा। भाई साहब का वह रौब, वो जो डर था, आतंक था, मुझ पर ना रहा। आजादी से खेल कूद में शरीक, भाग लेने लगा। दिल मजबूत था, स्ट्रांग था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की, फिर मुझे समझाकर डांटने की कोशिश की, तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर, मुहावरा है मेहनत कर कर, कौन सा तीर मार लिया। तीर मार लेना भी मुहावरा है, हासिल कर लेना। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया, क्लास में फर्स्ट आ गया। जबान से यह हेकड़ी, दिखावा, शो ऑफ जताने का, समझाने का या दिखाने का साहस ना होने पर भी मेरे रंग ढंग, बॉडी लैंग्वेज से साफ जाहिर था, दिखाई देता था कि भाई साहब का वह आतंक, टेरर मुझ पर न था। भाई साहब ने इसे भांप लिया, गेस कर लिया। उनकी सहज बुद्धि, प्रैक्टिकल नॉलेज बड़ी तीव्र थी, एक्सपर्ट थी। और एक दिन जब भोर का, सुबह का, एकदम अर्ली मॉर्निंग डॉन का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा, तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली। मुहावरा है लड़ाई के लिए तैयार हो जाना, और मुझ पर टूट पड़े। टूट पड़ना मुहावरा है आक्रमण कर देना। तो भोजन यहाँ पर सुबह का खाना। तो सुबह के खाने के समय जब छोटा भाई गुल्ली डंडा खेलकर वापस आया, तब भाई साहब से रहा नहीं गया, और उसने सीधा अपने भाई को डांटना शुरू किया। इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए, तो तुम्हें दिमाग हो गया। दिमाग होना घमंड हो जाना। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है,
इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से, कैरेक्टर से तुमने कौन सा उपदेश, लेसन लिया, या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई असल चीज नहीं, बुद्धि का विकास है असल चीज। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इम्तिहान में, एग्जाम में पास कर लेना ही, एग्जाम पास होना नहीं होता, आगे बढ़ना या ज्ञानवान नहीं होता। असली चीज है बुद्धि का विकास, यानी ज्ञान का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय, उसका अर्थ समझो, उसका मीनिंग समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, यानी पूरे देशों पर उसने अपना राज कर लिया था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं, चारों देशों को जीत लेना। आजकल अंग्रेजों का राज्य का विस्तार भी बहुत बढ़ गया है, बढ़ा हुआ है, यानी एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर बहुत बड़ा है, पर उन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने धोखे से जीता, धोखे से दूसरे देशों पर कब्जा किया, लेकिन रावण ने अपनी ताकत से, अपनी हिम्मत के बल दूसरे राजाओं को हराकर उन्हें जीता, इसीलिए वो चक्रवर्ती था। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते। आधिपत्य अंग्रेजों का अधिकार, उनके अधिकार में या उनके शासन में राज्य नहीं करते। वे बिल्कुल स्वाधीन हैं, बिल्कुल आजाद हैं। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप राजा उसे कर, टैक्स देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, क्योंकि उसने देवताओं को भी हरा दिया था। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। नाम निशान मिटा देना, उनको पूरी तरह से, पूरे वंश को मिटा देना। उसे चुल्लू भर पानी, यानी मरने के बाद थोड़ा पानी देने वाला भी कोई ना बचा। तो कहना क्या चाहते हैं बड़ा भाई कि इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना घमंड किया इंसान का अंत उतना ही बुरा हुआ। आदमी और चाहे जो कुकर्म करे, बुरे कर्म करे, अभिमान ना करे, इतराए नहीं। इतराना घमंड करना, अभिमान किया दीन दुनिया दोनों से गया, यानी लोगों ने ना आपके ऊपर दया की और ना दुनिया ने। अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, शैतान का हाल भी पढ़ा होगा। उसे यह अभिमान हुआ था, घमंड हुआ था कि ईश्वर का, अल्लाह का, उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाह रूम ने भी एक बार अहंकार किया था। अहंकार करना, घमंड करना, ईगो। भीख मांग मांग कर मर गया। अब वो अपने भाई से कह रहा है कि उसे भी घमंड हो गया है। तुमने तो केवल एक ही दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तब तो तुम आगे पढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गई। यानी एक अंधे को कोई पत्थर मिला, ऊपर उसे किसी ने कहा कि बटेर यानी पक्षी उड़ रही है। उसने पत्थर मारा, पक्षी को लगा, पक्षी नीचे गिर गया। पर क्या ये उसका एक्सपर्टिज्म था? उसके हाथ में कोई हुनर था? बिल्कुल नहीं था। ये तो एक ही बार होता है, अंधे के हाथ बटेर लगना, मुहावरा, यानी किसी भी अयोग्य के हाथ कोई चीज लग जाना। मगर बटेर केवल एक बार हाथ आती है। तो बड़ा भाई कहना चाहता है कि तुम एक बार पास हो गए, बार बार नहीं, बार बार नहीं लग सकती। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। अंधा चोट बिना सोचे समझे मार देना और लग जाना, इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। अर्थात अच्छा या होनहार बच्चा वो है जो हमेशा अच्छे से पढ़े और हमेशा फर्स्ट आए। बड़े भाई को लगता है कि छोटे भाई का फर्स्ट आना बस एक अंधा चोट था, वो आ गया क्योंकि छोटा भाई तो पढ़ता ही नहीं है। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। दांतों पसीना आना मुहावरा है, बहुत मेहनत करना। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। लोहे के चने चबाना मुहावरा है।
बहुत मेहनत करना। और जब इंग्लिशिस्तान का यानी इंग्लैंड का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, बादशाहों के यानी जो राजा हैं, किंग हैं, उनके नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी मीन्स Henry 1, Henry 2, Henry 3 लाइक दैट, जो गुजरे हैं यानी 8 हेनरीज हो चुके हैं। कौन सा कांड यानी काम किस हेनरी के समय हुआ, क्या याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा, सब नंबर गायब, गायब हो जाना, समाप्त हो जाना, सफाचट क्लीन, सिफर भी ना मिलेगा, सिफर जीरो भी नहीं मिलेगा। हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम्स, कौड़ियों चार्ल्स, यानी बहुत सारे ऐसे नाम जिनके पीछे 1 2 3 4 चलता रहा। दिमाग चक्कर खाने लगता है यानी चक्कर आ जाता है। आंधी रोग हो जाना, आंधी रोग एक के बाद एक रोग हो जाना, यानी आंधी जिस स्पीड में जिस गति से चलती है उसी गति से एक के बाद एक बीमारियां हो जाना। इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे, नाम भी नहीं मिलते थे। एक ही नाम के पीछे 2m, सोएम, चारुम, पंचम, 1 2 3 4 5 लगाते गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। अब यहाँ क्या समझ में आ रहा है बड़े भाई के पढ़ाई के ऊपर, कि बड़ा भाई कुछ भी याद नहीं रख सकता, उसे समझ भी नहीं आता, वो सिर्फ रटने की कोशिश करता। अब वो मैथ्स के बारे में यानी गणित के बारे में बात करेगा। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह यानी भगवान की पनाह में, शरण में, भगवान के शेल्टर में। अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए यानी जीरो। कोई निर्दयी मुम्तिहानों से, जिनके मन में कोई दया नहीं है, ऐसे मुम्तहिन यानी एग्जामिनर्स जो पेपर करेक्ट करते हैं, उनसे नहीं पूछते कि आखिर अ ब ज और अ ज में क्या फर्क है, और व्यर्थ में बेकार की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हैं यानी छात्रों को जीरो देते हैं। अब वजह क्या है? दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी, इसमें क्या रखा है? अब देखिए, छोटे भाई को तो समझ आता है लेकिन बड़ा भाई समझ नहीं पाता। उसे क्या लगता है कोई ऐसा ट्रायंगल है, अ ब और ज। अब यहाँ कहते हैं अ ब ज यानी ये एंगल, और अ ज ब ये एंगल, उन्हें लगता है कि ये तो सेम है। अब हर ट्रायंगल तो आइसोसेलेस या इक्विलेटरल नहीं होगा, तो यहाँ भाई साहब को समझ ही नहीं आ रहा। ये अ ब ज उन्हें क्या लगता है कि ये दाल भात रोटी है, अर्थात एक ही चीज है, यानी समझ भी उन्हें नहीं आती और उन्हें लगता है कि टीचर उनके सारे मार्क्स काट लेता है। मगर परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है, चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डाले, और इसी रटन के नाम को शिक्षा छोड़ रखा है। यानी यहाँ पर व्यंग है, सरकाज़म है कि शिक्षा, एजुकेशन क्या है, बाय हार्ट कर लो, समझ में ना आए, इम्प्लीमेंटेशन ना आए, लेकिन बस उसे बाय हार्ट करना है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातें, जिनका ना कोई सर है ना कोई पैर, पढ़ने से क्या फायदा? इस रेखा पर वह लंब गिरा दो, यानी एक लाइन दे दी है, उसमें एक और लाइन सेगमेंट आपको याद ऐड करना है। अब ऐसे ऐड करो, ऐसे ऐड करो, किसी भी तरह से ऐड करो, और उसके ऐड करने से लंब यानी वो लाइन दुगना हो जाए, डबल हो जाए। पूछिए इससे क्या प्रयोजन, इससे प्रैक्टिकली क्या फायदा? दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा हो जाए, मेरी बला से, मेरी बला से, मेरी परेशानी से। मगर पास होना है तो ये सारी खुराफतें यानी सारी बेकार की बातें याद करनी पड़ेगी। अब हिंदी के बारे में बात करते हैं। कह दिया समय की पाबंदी, टाइम मैनेजमेंट पर एक निबंध लिखो जो 4 पेजेस, 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोले, हाथ में कलम लिए, पेन लिए, इस निबंध के नाम पर रोते रहिए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है, इससे आदमी के जीवन में संयम, बैलेंस आता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है, जो थोड़ा सा काम
जो है वो बहुत जल्दी करे और बड़े काम थोड़े समय में करे, उसके कारोबार में, बिजनेस में उन्नति होती है, प्रोग्रेस होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने 4 पेजेस कैसे लिखें? जो बात एक ही वाक्य में कही जा सके उसे 4 पेजेस में लिखने की जरूरत क्या है? मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ, बेकार कहता हूँ। ये समय की किफायत बचाना नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग करना है, उसे वेस्ट करना है कि व्यर्थ में, बेकार में किसी बात को ठूंस दिया जाए, यानी थोड़ी सी जगह में बहुत सारी बातें डाल दे। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना है चटपट कह दे और अपनी राह लेना मुहावरा है, अपने काम को देखना, अपने रास्ते को देखना। मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल्स के, पूरे A4 साइज के। ये छात्रों पर अत्याचार, टॉर्चर नहीं तो और क्या है? अनर्थ, बेकार, बेमतलब। तो यह कहा जाता है संक्षेप में लिखो, शॉर्ट में लिखो। वो भी किस पे? समय की पाबंदी पे, टाइम मैनेजमेंट। वो भी एक निबंध लिखो जो 4 पेजेस हो, यानी समय को बर्बाद करना हो। करेक्ट, ठीक है। संक्षेप में, शॉर्ट में तो 4 पन्ने हुए, नहीं तो शायद 200 पन्ने लिखवाते। तो पूरी तरह से व्यंग कर रहा है। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे। यह उल्टी बात है या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को, टीचर को इतनी तमीज भी नहीं है, बदतमीज है बिल्कुल भी। नो सेंस एट ऑल। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। तो लेखक के बड़े भाई को लगता है कि टीचर को कुछ भी नहीं आता, वो सिर्फ यही देखती हैं कि बच्चा जो है वो सिर्फ पढ़े और पढ़कर उसे याद करे और याद कर कर उसे भूल जाए। मेरे दर्जे में क्लास में आओगे तो लाला ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। आटे दाल का भाव मालूम होना, सच्चाई से अवगत होना, हर चीज की जानकारी रखना। इस दर्जे में अव्वल, फर्स्ट के आ गए, जमीन पर पांव नहीं रखते। जमीन पर पांव ना रखना, सच्चाई पर नहीं रहना, हवा में उड़ना। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं। संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है, एक्सपीरियंस है। जो कहता हूं उसे गिरह नॉट बांध लीजिए, हमेशा याद कर लीजिए। गिरह बांधना, हमेशा के लिए याद करना, नहीं पछताइएगा। यानी जो कह रहा हूं उसे याद रखना है। स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने है उपदेश माला, यानी जो उपदेश दे रहे हैं बड़े भाई साहब, वे कब समाप्त होगी? भोजन आज मुझे निस्वाद लग रहा था, टेस्टलेस लग रहा था। इतनी गालियां खाने के बाद किसी को भी खाना अच्छा नहीं लगता। जब पास होने पर यह तिरस्कार, नेग्लिजेंस हो रहा है, मुझे नेग्लेक्ट किया जा रहा है, तो फेल होने पर तो शायद जान ही ले लिए जाए, प्राण ही ले लिए जाए। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र, डरावना पिक्चर खींचा था, दिखाया था, उसने मुझे भयभीत कर दिया, डरा दिया। स्कूल छोड़कर घर भागा नहीं, यह ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही, यानी पुस्तक उन्हें पढ़ना पसंद ही नहीं आया। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से नहीं जाने देता। जब भी मौका मिलता लेखक खेलता कूदता, लेकिन इसके साथ वो पढ़ता भी बहुत कम। बस इतना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और कक्षा में, दर्जा में जलील ना होना पड़े, इंसल्ट ना होना पड़े। यानी पढ़ता था, पर क्या हुआ? भाई साहब ने इतना डांटा कि छोटे भाई को अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था फिर लुप्त हो गया, फिर भाग गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। यानी छुप छुप कर भागकर छोटा भाई खेलने लगा। पाठ का यह पहला अंश है, पार्ट 1 है। इसका दूसरा अंश हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी, समझ में आया, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, सी यू, बाय बाय।